जी, आज हमारा चैप्टर 16 का लेक्चर नंबर 5 है और आज के लेक्चर में हमने एक दो शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने हैं और दो लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा पिछली बातों को रिवाइज कर लूं। हमने ये पढ़ा था कि अल्टरनेटिंग करंट को रेजिस्टर की मदद से भी कंट्रोल किया जा सकता है, यानी कम ज्यादा किया जा सकता है, कैपेसिटर की मदद से भी और इंडक्टर की मदद से भी। रेजिस्टर एसी को जितना अपोज करता है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसे कैपिटल आर से जाहिर करते हैं। कैपेसिटर अल्टरनेटिंग करंट को जितना अपोज करता है उसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी एक्स सी से जाहिर किया जाता है। इसी तरह इंडक्टर जितना अपोज करेगा अल्टरनेटिंग करंट को उसे एक्स एल से जाहिर करते हैं और इसे बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। लेकिन अगर सर्किट में इन तीनों में से कोई दो कंपोनेंट्स या तीनों ही कंपोनेंट्स लगा दिए जाएं तो फिर इनकी कंबाइंड ऑपोजिशन को बोलते हैं इंपेडेंस। सो इंपेडेंस इज द कंबाइंड ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय रेजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। और दूसरी कंडीशन क्या है कि ये कंबाइंड ऑपोजिशन कब आएगी? जब आप इन तीनों को सर्किट में इकट्ठा जोड़ेंगे या कोई से दो कंपोनेंट्स को सर्किट में लगा देंगे। तो कंबाइंड ऑपोजिशन को इंपेडेंस कहते हैं, इसको कैपिटल जी से जाहिर किया जाता है। और अगर हमें सर्किट में अप्लाई की जाने वाली टोटल अल्टरनेटिंग वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू का पता है और उसकी वजह से फ्लो करने वाले आरएमएस करंट का पता है तो हम ओहम लॉ की मदद से इंपेडेंस का एक जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं, दैट इज G इज इक्वल टू VRMS डिवाइडेड बाय IRMS। तो ये तो था इंपेडेंस के बारे में। अभी आप इसका सिर्फ इसकी डेफिनेशन और इसका फॉर्मूला वगैरह ही याद रखें। अगले जो अभी टॉपिक आने लगे हैं इनमें आपको इंपेडेंस की बहुत अच्छी समझ आ जाएगी।